हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बीपीएससी 113 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं विद आंसर्स। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है मैंने जो लिया है वो प्रीवियस ईयर का है, दिसंबर 2024 का। बुक का नाम सब कुछ मैंने थंबनेल में दे रखा है, आपने देख ही लिया होगा। अब हम डायरेक्टली जो मेन टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। ठीक ठीक है, मैंने दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर लिया है तो उसी से हम बात करेंगे आज। ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। 2024 दिसंबर, आधुनिक राजनीतिक दर्शन आपकी बुक का नाम है। इसी को हम आज करने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी डिफ़िकल्ट सा है आपका जो बुक है। टॉपिक्स काफ़ी मुश्किल से हैं क्योंकि थ्योरीज़ के ऊपर है तो काफ़ी समझना मुश्किल है, क्योंकि लैंग्वेज भी बहुत मुश्किल यूज़ करता है हिंदू। मुझे पता है इसके बारे में, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि मैं समझा दूँ आपको जो मेन टॉपिक्स हैं। बाकी शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है रूसो के ऊपर। कह रहे कि रूसो के जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है उसको बताइए। सामाजिक समझौते का सिद्धांत थोड़ा-सा समझने में मुश्किल हो सकता है, पर आप कोशिश करना, थोड़ा ध्यान लगाना, समझ में आ जाएगा आपको, इतना भी मुश्किल नहीं है। अब क्या कह रहा है कि ये सिद्धांत ये बताता है कि राज्य का निर्माण कैसे हुआ और व्यक्तियों को उन उसके कानूनों का पालन क्यों करना चाहिए, ठीक है? तो ये जो सिद्धांत आपको थोड़ा-बहुत समझ में आएगा कि इस सिद्धांत का जो मतलब है वो कुछ ऐसा है कि राज्य का निर्माण क्यों होता है? राज्य मतलब स्टेट। स्टेट क्यों बनता है? क्योंकि वहाँ पे नियम कानून होंगे, तभी वो स्टेट कहलाएगा ना। तो वो नियम कानून जो होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, हम उनको क्यों फॉलो करते हैं, इसके बारे में ये बेसिकली आपको बताता है ये सिद्धांत, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा पूरा, आप थोड़ा सा जो है आराम से शांति से सुनना मेरी बातों को, स्किप मत करना बिल्कुल भी, ये तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहला है प्रकृति की अवस्था। प्रकृति में कह रहे हैं कि जो मानव होता है ना, जो मनुष्य होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? वो बहुत ही इंडिपेंडेंट होता है, बहुत ही शांत होता है और बहुत ही आत्मनिर्भर होता है। यानी कि वो किसी पे डिपेंड नहीं रहता है किसी काम के लिए। व्यक्ति की ये विशेषता है, व्यक्ति की ये प्रकृति है, उसका नेचर ही ऐसा होता है। लेकिन हमारे बीच में एक चीज़ ऐसी है जो हमारे अंदर कॉम्पिटिशन पैदा करती है, असमानता लेके आती है। क्या है? वो है संपत्ति, प्रॉपर्टी, पैसा। ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है ना, जो पैसा है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये हमारे अंदर लालच पैदा करता है। ये लालच की वजह से ही हम लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, असमानता हमारे अंदर पैदा होती है। अगर ये ना हो तो असमानता कैसे हो पाएगी हमारे बीच में, राइट? तो ये जो रूसो है वो इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सामाजिक समझौता है, वो यही कहलाता है कि इसमें हम बेसिकली समझौते की बात करते हैं कि भाई समाज जो है ना, समाज एक व्यक्ति पे कंट्रोल रखता है, ठीक है? आप देखते हो कि आप जो भी काम करते हो ना, वो समाज के प्रेशर में ही आके करते हो। कोई भी काम, आप स्टडी कर रहे हो आज, आप चाहते हो कि आज आप एक अच्छे व्यक्ति है, एक अच्छे नागरिक बने, आज आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो, तो क्यों करना चाहते हो ये सब आप? अपनी खुशी के लिए तो करते हो, लेकिन इनडायरेक्टली आप चाहते हो कि समाज भी आपको देखे कि देखो आप तरक्की कर रहे हो, ठीक है? तो ये एक इनडायरेक्टली हम अपने समाज के लिए ही कर रहे होते हैं सारा कुछ, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम कर क्यों रहे हैं ये। अब आप देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, मैं आपको बताता हूँ, वो आपको प्रेशराइज़ करते हैं कि आप ये वाली जॉब करो, आप इंजीनियर ही करो, आप आईएएस, आईपीएस बनो। प्रेशराइज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये अगर अब मेरा बच्चा कर लेगा, तो समाज को मैं दिखा पाऊँगा कि देखो मैंने अपने बच्चों को कामयाब कर लिया। तो ये हम इनडायरेक्टली समाज के लिए ही करते हैं, पर हम दिखाते नहीं हैं कि हम समाज के लिए कर रहे हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर पड़ता है फ़र्क। इनडायरेक्टली हम देखें तो ये जो सच्चाई है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश उन्होंने की है, ठीक है? प्रकृति की बात करिए पहले, सेकंड बात में यहाँ पे क्या है कि एक सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है, उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक काल्पनिक सिद्धांत है, ऐसा कुछ भी नहीं कि दिखता हो ये आपको। वही मैंने आपको बताया ना, समाज में जो हम आपस में कंट्रोल होते हैं एक-दूसरे से। अब देखो समाज से आप समझ सकोगे कि फैमिली जो है हमारी, एग्ज़ाम्पल लेते हैं फैमिली को। अब क्या आप अपनी फैमिली से जाके, मतलब अपनी फैमिली के विरुद्ध आके कुछ काम कर सकते हो? करोगे कुछ कभी? नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो, आप उनके साथ में रहना चाहते हो, ठीक है? आप उनसे बंधे हुए हो, इसीलिए। तो यही जो है समझौता, इसी को बोल रहे हैं कि हम लोग ना अपने आप को समाज को सौंप देते हैं। इसके बदले में हमें कुछ मिलता भी है। क्या मिलता है? सिक्योरिटी मिलती है, सेफ्टी मिलती है, प्यार मिलता है अपनी फैमिली से। अगर हम अपनी फैमिली को, अपने आप को सौंप देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी फैमिली की बात तो मान रहा हूँ या मान रही हूँ, तो उससे क्या मिलता है आपको? सेफ्टी मिलती है, प्यार मिलता है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं पता होता, वो हमें मिलता है।
ठीक है? अकेले रह के आप जीवन नहीं जी सकते, आपको फैमिली चाहिए ही होती है, ठीक है? एटलीस्ट समाज की बात छोड़ो, हमें फैमिली तो चाहिए ही होती है, तो फैमिली को आप समाज मान लो। हम स फैमिली को सोच के ही जो है काम करते हैं, और हमारे जो बड़े-बुजुर्ग होते हैं फैमिली में, वो क्या सोच के काम करते हैं, समाज को देखते हैं वो, तो हम इनडायरेक्टली समाज से जुड़े हुए हैं, ठीक है? ये आप थोड़ा-सा जो है इसको गहराई से समझेंगे तो आप समझ पाएँगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कुछ ब बच्चे समझ गए होंगे अभी भी, पर कुछ लोग नहीं समझ पाते। उनका वो कभी पढ़े नहीं है इस टॉपिक को, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया है, तो इस वजह से। बाकी ये सब जहाँ है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ ज़रूर लेना, आपको कुछ समझ में तो आएगा, ठीक है? बाकी मैंने समझा दिया है आपको वैसे तो, आपके दिमाग में एक पॉइंट तो आ गया होगा कि हाँ, ये सही कह तो रहा है कि समाज हमें कंट्रोल करता तो है, ठीक है? डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हम समाज से कंट्रोल होते हैं। उसके अलावा सामान्य इच्छा, इसमें क्या है, ये एक तरीके से जो समाज है ना, ये भलाई के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें सभी की भलाई है, रूसो का ये केंद्र बिंदु है बेसिकली, वह समाज में सभी की भलाई की बात करते हैं, इसमें सभी का हित महत्वपूर्ण होता है। मतलब सभी की भलाई मतलब समाज में आप देखते हो ना, हमारे फैमिली में जो लोग होते हैं, वो हम सब चाहते हैं कि हम एक-दूसरे के अच्छे लिए अच्छा करें, एक-दूसरे के लिए कुछ दें एक-दूसरे को, है ना? सरप्राइज़ दें, कुछ अच्छा दें अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर सिस्टर्स को। तो ये एक जो है हमारे लिए कुछ इच्छा जो है सामान्य इच्छा हमारे अंदर होती है कि हम अपनी फैमिली को कुछ अच्छा दें, कुछ बेहतर दें। तो ये एक अच्छा की यहाँ पे इच्छाई की बात कर रहा है। उसके अलावा संप्रभुता, रूसो के अनुसार संप्रभुता लोगों में निहित होती है। संप्रभुता मतलब सोवर्निटी इंग्लिश में बोलते हैं इसको, और सोवर्निटी मतलब हम किसी से कंट्रोल नहीं होते हैं। पर हम कंट्रोल होना तो चाहते नहीं, लेकिन हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हम हो जाएँगे, कुछ अच्छे फ़ायदे के लिए, क्योंकि हमें ताकि हमें सिक्योरिटी मिले, हमें प्यार मिले, इसीलिए। अदरवाइज़ व्यक्ति जो है किसी से कंट्रोल होता नहीं है, कोई भी, किसी को भी बात कर लो, किसी के पास एरोगेंस नहीं भी है ना, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि एक सबका अपना एक महत्व होता है, सबके अंदर एक अब संप्रभुता होती है अपने आप को लेके, ठीक है? उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है आपका, मार्क्स की परिवर्तन की द्वंदात्मक पद्धति। अब देखो यहाँ पे बस यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ भूल जाओ आप। मैं आपको कह रहा हूँ बस, अगर क्वेश्चन में दोबारा ये आ जाए ना कि द्वंदात्मक लिखते हुए आ जाए, तो आप मुझे वो ही लिखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है द्वंदात्मक, ठीक है? द्वंदात्मक सिद्धांत बेसिकली कार्ल मार्क्स का नहीं है, इससे पहले भी किसी व्यक्ति से इन्होंने लिया है, अडॉप्ट किया था। वहाँ पे ये लोग ये रहे होंगे किसी कॉलेज में, तो वहाँ से ये जुड़े थे उस समुदाय के साथ में, उन्होंने ये सिद्धांत का आविष्कार किया था, और वहाँ से कार्ल मार्क्स ने इसको अडॉप्ट किया और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके इसको अपना एक नया रूप दिया अपने हिसाब से। देखो, द्वंद का मतलब होता है जब आप डिबेट करते हो, डिबेट समझ रहे हो ना आप? तर्कवाद, तर्क करते हो जब आप, तर्क मतलब, एक तो यार तुम लोगों को छोटे बच्चे होते हैं, समझाना पड़ता है बहुत सारी चीजें। तर्क मतलब होता है जब हम दो लोगों के साथ, मतलब जैसे कि मैं हूँ और आप हो, हमारे बीच में कोई टॉपिक चल रहा है, मान के चलो पॉलिटिक्स का टॉपिक चल रहा है, आप किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, मैं किसी और को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो हमारे बीच में जो बात होगी ना, वो द्वंद होगी, ठीक है? हम लोग फैक्ट देंगे, हम लोग जो है एक-दूसरे की पार्टी की बुराई करेंगे कि तेरी पार्टी में तो ये प्रॉब्लम है, मेरी में तो ये अच्छाई है। तो ये होगा द्वंद, ठीक है? और फिर उस द्वंद के बाद क्या होता है, एक निष्कर्ष निकलता है कि ये सही है। पर मैं आपको बताऊँ ना, पॉलिटिकल और जो कुछ ऐसे रिलीजन वाले जो मुद्दे होते हैं, इनमें कभी भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। आप किसी से भी बात कर लो, आपकी बात अगर सही भी होगी ना, तो वो सामने वाला मानेगा ही नहीं, पहली बात। मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, रिलीजन है, धर्म है, पॉलिटिक्स है, और जो कोटे वाली बात आती है ना रिज़र्वेशन की, ये कुछ टॉपिक्स है जिसमें कि आप डिबेट नहीं कर सकते किसी के साथ भी। मतलब अगर कर रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो खामा-खा में, और कुछ नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप लोग उन लोगों को समझ सकते हो जो समझदार हो। तो ये जो डिबेट करते हैं ना इन टॉपिक्स के ऊपर, ये समझदार बिल्कुल भी नहीं होते ऐसे लोग। बात करना, डिस्कशन करना एक अलग चीज़ है, पर डिबेट जो लोग करते हैं ना, वो लोग समझ जाओ आप कि ये लोग टाइम वेस्ट करने वाले हैं आपका, आप बस वहाँ से निकल जाओ, ठीक है? तो ये द्वंदात्मकता मतलब होता है इसका कि भाई आप डिबेट कर रहे हो किसी से, ठीक है? आप सवाल पूछते हो, ठीक है? सिंपल सा बात है, अब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है? इंट्रोडक्शन लिखा है मैंने, आपको भी कुछ ऐसा ही लिखना होता है, शुरुआत करनी होती है अपने आंसर्स की कि आप क्या बताने वाले हो। और ये जो द्वंदात्मक है, ये कार्ल मार्क्स का केंद्र बिंदु रहा है हमेशा। कार्ल मार्क्स ने जो भी अपनी थ्योरीज़ दी हैं, जो भी अपने विचार प्रकट किए हैं, वो द्वंद को ध्यान में रखते हुए ही दिए हैं, ठीक है? अब अभी हम आगे बात करेंगे बारी-बारी से, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, एक ही चीज़ को समझाऊँगा मैं। सबसे पहली आती है आपका
इसमें जो है द्वंद्वात्मकता के अंदर विपरीत की एकता का सिद्धांत या नियम, जो भी आप मान लो इसको। विपरीत की एकता का मतलब पूंजीवादी समाज में पूंजीपति सर्वहारा, यानी कि आप देखते हो कि जो समाज आज जो समाज आप देखते हो वो पूंजीवादी समाज है ना, क्योंकि अब जब काम करते हो प्राइवेट में जाके तो पूंजीवादी हो ना, पूंजीवादी समाज है ना आज हमारा। क्योंकि आप जाते हो तो मालिक की सुननी पड़ती है आपको 4 बात, पर जब आप गवर्नमेंट में काम करते हो तो आपको ऐसा कुछ ज़्यादा महसूस नहीं होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता तो है, पर बहुत कम होता है, ठीक है? इस समाज में 2 लोग जो होते हैं, एक पूंजीपति और एक सर्वहारा। सर्वहारा मतलब जो कर्मचारी होते हैं उसको सर्वहारा बोलते हैं। पूंजीपति और सर्वहारा के बीच में एक फाइट चलती है। पूंजीपति चाहता है कि मैं ज़्यादा लाभ कमाऊँ, सर्वहारा चाहता है कि उसे प्रमोशन मिले, उसे इज़्ज़त मिले, ठीक है? उसे जितना उसको काम की पैसे मिल रहे हैं वो उतना ही काम करे। तो ये एक दोनों के बीच में ना एक डिबेट चलती है। इसी को बोलते हैं विपरीत की एकता का सिद्धांत, ठीक है? लेकिन अगर ये दोनों ना हो तो भाई हमारे पास सामान कैसे आएगा? जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन जिसमें आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, टैबलेट हो सकता है और लैपटॉप हो सकता है। तो आपको कैसे आप मेरे पास तक पहुँच पाओगे? तो ये जो बनाते हैं, ये कौन बनाते हैं? ये लोग प्राइवेट कंपनी तो है ये जो बनाती है, सरकार थोड़ी ना बनाती है ये सब चीज़ें। तो ये दोनों के मिलने से ही जो है एक प्रोडक्ट का निर्माण होता है। इसी को हम जो है विपरीत की एकता बोलते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ ये बेसिकली विकास का इंजन बोलते हो आप। पूंजीवाद जो है ये विकास का इंजन है। अगर पूंजीवाद नहीं होगा ना तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। फिर वो देश पिछड़ा हुआ माना जाएगा ऑब्वियसली। सेकंड चीज़ मात्रा से गुणता में परिवर्तन का नियम। यानी कि मात्रा से गुणता का मतलब आज आप देखते हो इतना ज़्यादा संघर्ष है लाइफ में। आपको एक छोटी-सी नौकरी पाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हैं। और जीतता कौन है? जिसके पास गुण है। गुण मतलब क्वालिटी है, जिसके पास स्किल्स है, ठीक है? नंबर्स तो बहुत ज़्यादा है, हमारे देश में जनसंख्या जो है 150 करोड़ के आसपास है, लेकिन जॉब्स कितने लोगों के पास है जिनके पास स्किल्स है, ठीक है? तो ये जो है इसको बोलते हैं मात्रा से गुणता में परिवर्तन होना, ठीक है? तीसरी चीज़ वाद का प्रतिवाद को जन्म देना। मतलब कि जब आप कोई चीज़ें डिस्कवर करते हो, ठीक है? डिस्कवर से मतलब है कि जब कुछ खोज होती है ना बहुत बड़ी, अब जैसे कि बल्ब का आविष्कार हुआ था, ठीक है? बल्ब का आविष्कार हुआ था, तो वो एक बहुत बड़ी खोज थी, ठीक है? लेकिन उस बल्ब का आविष्कार होने के बाद क्या वो रुक गया वहीं पर ही? नहीं, वो आगे बढ़ा, है ना? आज आप देखते हो अपने घरों में कि जो बल्ब हैं वो व्हाइट कलर के हैं, उनकी रोशनी बहुत अच्छी है, बहुत ही देखने में अच्छी लगती है। लेकिन जो पहले वाले बल्ब हैं वो पीले झक एकदम बुरी-सी लगते थे देखने में, उनकी रोशनी भी कम थी। तो ये क्या है? ये इनोवेशंस है। तो वाद जो होता है मतलब कि जब आप सवाल पूछते हो ना, तो उस सवाल पूछने के बाद जो जवाब निकलता है उसका, उस जवाब के बाद फिर दोबारा से एक सवाल निकलता है उसमें से। कहने का मतलब थोड़ा समझिए आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए होंगे शायद। इसका मतलब ये होता है कि हम हमेशा जो इंसान है ना, वो कुछ ना कुछ खोज-बीन करते रहते हैं। हम कभी रुकते नहीं हैं। अगर हम रुक गए होते तो हम होमो सेपियंस ही रहते आज। हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। आज मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया गया है, ठीक है? कल और इससे महँगा कुछ अलग कुछ ताबड़तोड़ चीज़ें की आविष्कार किया जाएगा। आज आप देखते हो ना इंटेलिजेंस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो निकला है, ये क्या है? ये भी तो एक प्रतिवाद तो है। पहले वाद निकला, ठीक है? वाद मतलब गूगल का आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद एक एआई का जो है इस्तेमाल किया गया, एआई को बनाया गया, ठीक है? डीपसीक आया है अब चाइना का। तो ये क्या है कि वाद का प्रतिवाद ही तो है, ठीक है? मतलब कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा कुछ नया करते रहते हो, कुछ भौतिकवादी करते हो, कुछ द्वंदात्मक करते हो, कुछ सवाल पूछते हो, कुछ उसका जवाब मिलता है। उस जवाब में से फिर सवाल खोजे जाते हैं, फिर उसका जवाब निकाले जाते हैं। बहुत बड़ा एक टॉपिक है ये। आप अगर इसकी बुक पढ़ लेते ना तो ज़्यादा बेटर रहता आप लोगों के लिए। पर ख़ैर अभी टाइम नहीं है हम लोगों के पास कि हम उसकी बुक पढ़ें क्योंकि बहुत ही लंबे चैप्टर हैं भई ये, इतना आसान नहीं है इसको समझना। मैं आपको समझा बेशक रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूँ इसको पहले से ही, मैंने बहुत बुक पढ़ा रखी है। सोशियोलॉजी तो मैं मतलब रग-रगों में बसती है मेरे। तो इसलिए मैं आपको समझा भी पा रहा हूँ, अदरवाइज़ बहुत से लोग समझा भी नहीं पाएँगे आपको इस टॉपिक को। विकास की सर्पील गति इसमें बेसिकली आप एक समझो, इसको समझने के लिए एक आपको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी कि हम जो शुरुआत हमारी जो हुई इंसानियत की, वो होमो सेपियंस से हुई, ठीक है? डायनासोर हमारे होमो सेपियंस पैदा हुए।
होमोसेपियंस पैदा हुए, फिर वो एडवांस होते चले गए। उन्होंने आविष्कार किया, बहुत सारे आविष्कार क्या किया उन्होंने, पत्थरों से हथियार बनाए, तो वो भी आविष्कार था, राइट। मछली पकड़ने के लिए कांटे बनाए, वो भी आविष्कार आविष्कार है। वो आज तक हम इस्तेमाल करते हैं कांटों को, तो वो एक आविष्कार था। फिर उनके बाद एक और प्रथा आई, एक और सदी आई, जिसको हमने बोला दास प्रथा, जिसमें दासों को खरीदना बेचना ये किया गया था। दास के बाद एक राजा व्यवस्था आई, जिसमें राजा होता था, ठीक है, और उसकी प्रजा, और राजा का बेटा राजा होता था। तो ये जो सिस्टम चलता हुआ आ रहा था, आज जो चल रहा है, आज जो व्यवस्था चल रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पूंजीवाद, ठीक है। तो ये क्या है? पूंजीवाद से पहले क्या आया? सामंतवाद, जिसे मैंने आपको बताया, राजा राजा का शासन। उससे पहले दास प्रथा, उससे भी पहले साम्यवाद। साम्यवाद ऐसी प्रथा थी, ऐसी व्यवस्था थी, ऐसा समय था जहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था। कोई भी किसी भी व्यक्ति को लालच नहीं था किसी भी चीज को लेके, ठीक है। कोई भी द्वंद्वात्मक, कोई भी कुछ नहीं था, सब कुछ शांत, सब समान। लेकिन उसके बाद दास आया। दास में आपको देखने को मिलता है कि ये एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, ऑब्वियसली। तो एक जन्म हुआ ना एक व्यवस्था का, जिसमें कि एक राजा होगा और उसका एक सर्वेंट होगा, ठीक है। वहां से एक राजा का कॉन्सेप्ट आया, जिसको मैंने बोला साम्यवाद। फिर साम्यवाद के बाद पूंजीवाद आया, जो अभी चल रहा है। व्यवस्था बदल जाती है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा रहता है। आज राजा कौन है? पूंजीपति, ठीक है। पूंजीवाद की व्यवस्था में आज राजा कौन है? पूंजीपति। और जो प्रजा है वो कौन है? हम लोग, जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, जो उनके लिए काम करते हैं, ठीक है, वो है। उसके बाद ऐतिहासिक भौतिकवाद। इसका मतलब बहुत ही गहरा है। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, ऑब्वियसली शुरुआत में, बचपन में तो पढ़ी होगी आपने, जब 12वीं क्लास तक पास की होगी तो। आपने अगर आर्ट्स लिए होगी तो हिस्ट्री तो पढ़ी होगी, ऑब्वियसली। तो जब आपने हिस्ट्री पढ़ी, तो आपको कैसे पता चला होगा कि ये हिस्ट्री कैसे पता चली, मतलब लोगों को, कि कैसे वो, क्या वो वहाँ पे रहे होंगे? बिल्कुल भी नहीं। या उन्होंने कोई टाइम मशीन बनाई होगी, वहाँ पे वो बैठ कर गए होंगे, देखा होगा कि भाई ये सब हुआ है। ऐसा नहीं हुआ होगा। हुआ क्या? आपको एविडेंस दिखे। एविडेंस क्या? आप जब होमोसिपियंस के बारे में पढ़ते हो, तो आपको कैसे पता चलता है कि वो होमोसिपियंस थे वहाँ पे? क्योंकि उन्होंने एविडेंस छोड़े हैं ना। उन्होंने अपने पीछे कुछ कंकाल छोड़े हैं अपने, ठीक है, अपने पीछे कुछ हथियार छोड़े हैं, जिससे कि वो शिकार करते थे। कुछ ड्राइंग्स बनाई हुई मिली है हमें, ठीक है, पहाड़ों के अंदर जो गुफाएँ थी जिसमें वो रहते थे, ऑब्वियसली। तो उनमें उसने जो है चित्र बनाए हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि इतिहास जो है हमारा ऐसा-ऐसा रहा होगा। अशोक के बारे में आप कैसे पढ़ पाते हो? क्या कोई किसी ने बताया आपको? लिखा हुआ मिला हुआ है भई हमें। वो क्या है? वो एविडेंस ही तो है कि अशोक ने धम्म बनाया, उसका प्रचार किया बौद्ध धर्म का, कलिंग वॉर हुई। ये कैसे पता चला हम लोगों को? हम लोगों को कैसे पता चला? क्योंकि हमारे पास एविडेंस हमें मिले उस चीज़ के बारे में। जिसके एविडेंस नहीं मिले, उसके बारे में हमें बहुत कम नॉलेज है, ठीक है। इंडस वैली के बारे में कैसे पता चला है? क्योंकि एविडेंस थे हमारे पास। हमें बहुत सारी तस्वीरें, मूर्तियाँ और लिपियाँ मिली है, सिक्के मिले हैं, मोहरें मिली है, बहुत सारी चीज़ें मिली है। उनकी पूरी एक सिविलाइजेशन अभी तक और इंस्टीड है, मतलब आपको देखने को मिलती है। अभी अभी भी वो है वहाँ पे। हाल बहुत बेहाल है वहाँ पे, पर फिर भी है तो सही। ठीक है, तो ये ऐतिहासिक भौतिकवाद है, क्योंकि हमें कौन एविडेंस है हमारे पास। भौतिकवाद मतलब एविडेंस है। इसी से हम हिस्ट्री को हम समझ पाते हैं। हिस्ट्री को समझ पाते हैं। समझो बात को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं की अधीनता। अब महिला जो अधीन है, मतलब महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण जो है वो पूछ रहा है, ऑब्वियसली। तो सबसे पहला मैं बताऊंगा कि पापा की ज़्यादा चलती घरों में, इसलिए, ठीक है। बस आप ऐसे याद रखते चले हो उसको, ज़्यादा कुछ मैं आपको बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। आसान सा टॉपिक है। धार्मिक सांस्कृतिक मूल्य जो है हमारे हमारे कल्चर में ऐसा नहीं लिखा है। मनुस्मृति आप पढ़ते तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत बेकार लिखा हुआ है। शिक्षा की कमी रहती है महिलाओं में, इसलिए भी। आर्थिक निर्भरता जो है, उसकी वजह से, क्योंकि महिलाएँ जो है इंडिपेंडेंट नहीं है, पैसा नहीं कमा पाती, तो उसके लिए उनको अपने पतियों पर डिपेंड रहना पड़ता है। और हिंसा और उत्पीड़न की वजह से, दहेज प्रथा की वजह से, जो लिंग भूमिकाएँ हैं कि भाई मर्द जो है ये काम करेंगे, महिलाएँ सिर्फ़ घर में काम करेंगी, तो ये वाली चीज़ें, सामाजिक मापदंड और जो रूढ़िवादी सोच है लोगों की, उसकी वजह से, बाल विवाह की वजह से, कानून की जो अपर्याप्त कोशिशें हैं उसकी वजह से, ठीक है? इसकी वजह से महिलाएँ अधीन हैं। इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं महिलाओं पे कि भाई वो आत्मसम्मान खो देती है अपना, पोषण की कमी हो जाती है उनके अंदर, ठीक है? शिक्षा की कमी रहती है, एम्पावरमेंट नहीं हो पाती उनकी, पॉलिटिक्स में वो नहीं आ पाती हैं, बहुत सारे रीज़न्स हैं, ठीक है? मतलब प्रभाव है। इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं भई? सॉल्यूशंस भी हैं हमारे पास।
उनको पढ़ाया जाए, पावरफुल किया जाए, उनको जॉब दी जाए, ठीक है? और उनके लिए कुछ कानून बनाए जाए, 33% पार्लियामेंट में उनको दी जाए, जैसे दी जा रही है अभी, अभी दी नहीं गई है। उसके अलावा लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई महिलाओं को पढ़ने दिया जाए, उनको जॉब करने दी जाए, ताकि वो भी इंजन बने हमारे देश के लिए। और उसके अलावा राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए उन महिलाओं को। ये सब आप काम कर सकते हैं, ठीक है? आप होप मैं आपने देख लिया होगा क्या लिखा हुआ है, बाकी सब तो कुछ ज़्यादा कोई बड़ी टॉप वाली चीज़ नहीं है। ये आप लिखना है आपको। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है हमारा 8वां। इसमें क्या है? अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। अधिशेष, ये जो सिद्धांत है ये बेसिकली एक आलोचना के रूप में आप देखते हो, पूंजीवाद की आलोचना के रूप में। अभी मैंने ये बताया था आपको, वो भी कार्ल मार्क्स का है, ये भी कार्ल मार्क्स का है, ठीक है? दोनों जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा ही बनाए गए हैं सिद्धांत। इसमें जो शोषण और पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर निहित विरोधाभासों के उनके विश्लेषण की अवधारणा आधारशिला के रूप में कार्य करता है। इसमें जो मुख्य विचार आते हैं वो क्या है भाई? सबसे पहला है श्रम मूल्य सिद्धांत, यानी कि किसी वस्तु का मूल्य उसमें लगे लागत के बाद तय किया जाता है। आपको पता होगा, आपने कभी इकोनॉमी पढ़ी होगी तो, कि जो कोई भी वस्तु बनती है, प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो उसकी जो एमआरपी जो बनती है वो कैसे बनती है? उसमें बहुत सारे टैक्सेस जोड़े जाते हैं। उसमें जो लागत होती है, उस वस्तु में जो कीमत इस्तेमाल की गई है, जो उसमें लगाया गया है पैसा, पहले वो जोड़ा जाएगा। और जो श्रमिक जो उसमें काम कर रहे थे, उसकी जो सैलरी है वो भी उसी में से ली जाती है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिला के, ठीक है? तो वो जो एमआरपी तय होती है उसमें सब कुछ होता है, मतलब पूरा प्रॉफिट निकलता है उसमें। उसमें सरकार का टैक्स भी होता है, ठीक है? तो यही बोल रहा है श्रम का मूल्य सिद्धांत। उसके बाद श्रमिक शक्ति की विशेषता। श्रम किसी वस्तु को मूल्यवान बनाता है, ये भी हमें पता है ना, कि भाई एक कच्चा माल होता है, ठीक है? अब देखो, जो रुई होती है ना, जिसको हम रजाई में डाल के ओढ़ते ठंडियों में, तो रुई अगर हम ऐसे ही ओढ़ लेंगे तो क्या वो गर्माश पैदा करेगी? नहीं करेगी। उसको गर्माश पैदा करने के लिए आपको रजाई बनाना पड़ेगा ना, उसको अच्छे से बुनना पड़ेगा, रजाई में डालना पड़ेगा, अच्छे से उसको जो है रखना पड़ेगा, तब जाके वो एक रजाई बनेगी। तो वो कौन करेगा? वो जो श्रमिक है वही तो कर रहा है उस काम को। विदाउट श्रमिक आप उस वस्तु को कैसे मूल्यवान बनाएंगे? क्योंकि बिना वस्तु उस मतलब रुई को बिना उसमें डाले उस रुई की कीमत कैसे बनेगी भाई? उस रुई की कीमत तो तभी है ना जब वो रजाई में बने, जब उसका इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है? तो ये समझाने की कोशिश यहाँ पे की गई है। उसके अलावा एक वस्तु के रूप में श्रमिक की शक्ति, अ, देखो, आपने देखा होगा फैक्ट्रियों में, ऑफिसेज में जो कर्मचारी होते हैं उनको बहुत परेशान किया जाता है। तरीके से उनको टॉर्चर किया जाता है कि आपको काम करना है, डेडलाइन आ रही है, ये है, वो है। तो जो श्रमिक है उसको एक वस्तु की तरह जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ऑफिसेज में आप देखते हो, आपने कभी काम किया होगा तो आपको एक्सपीरियंस होगा। और फैक्ट्रियों में मतलब जितना उनको काम कराना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा काम कराते हैं वो। कम पैसा देके बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, क्योंकि फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें पता है कि इसको नौकरी कहीं मिलेगी नहीं, तो इसलिए इसको लूट लो, जितना मर्ज़ी इससे काम कराया जा सकता है उतना करा लो। पूँजीवाद में अधिशेष मूल्य का महत्व। पूँजीपति किस प्रकार लाभ का अर्जित करते हैं? आपको पता है ना किस प्रकार लाभ अर्जित करते हैं? एम्प्लॉइज़ से फालतू का काम कराते हैं, एक्स्ट्रा काम कराते हैं। 8 घंटे की नौकरी है, 10 घंटे की नौकरी कराएँगे, सैलरी उतनी ही देंगे। अभी गूगल ने भी निकाला है कि वो 8 घंटे की जगह 9 घंटे का काम कराएगा अपने एम्प्लॉइज़ से, और सैलरी तो देगा ही नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है? और ये शोषण करते हैं पूँजीपति लोग। तो ये सारा आपको जो है अधिशेष के अंदर याद रखना है, ठीक है? अधिशेष मतलब एक आलोचना है पूँजीवाद की, खल्लास। अगला है अलगाव का सिद्धांत। अब अलगाव का सिद्धांत बहुत ही ईज़ी है वैसे तो समझने में, ये भी कार्ल मार्क्स का ही है। अब कार्ल मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं क्या करूँ, ठीक है? कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है अलगाव की, जिसमें कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ बहुत छोटा-सा। आपने देखा होगा जो फैक्ट्री होती है उसमें जूते बनाने का काम हो रहा होगा, ठीक है? कोई भी मतलब इमेजिन कर लो, कोई जूते की फैक्ट्री, जो भी आपको जूता पसंद हो आप उसको मान लेना। अब जो जूता बनता है क्या वो एक ही व्यक्ति बनाता है उस जूते को?
नहीं, उस जूते को बनाने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं। उस जूते का जो फीता होता है, जो लेस होते हैं, उसको कोई और बनाएगा। उसकी जूते का जो सोल होता है, वो कोई और व्यक्ति बनाएगा। ठीक है? ऑब्वियसली वो कम उसमें बनता है मशीन्स वगैरह में, पर वो काम तो वही करते हैं ना। और जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, सोल से जो ऊपर लगा हुआ पार्ट होता है, उसको कोई और बनाएगा। उसके अंदर जो पतावा होता है, जूते के अंदर, वो कोई और बनाता है। तो इतने सारे लोग एक जूते को बना रहे हैं, इसको बोलते हैं अलगाव। ठीक है? कि भाई एक व्यक्ति जो है वो बना रहा है सामान को, उस व्यक्ति का उस चीज़ से अलगाव है, मतलब संबंध नहीं बन पा रहा है। कब बनेगा संबंध? अब आप सोचो खुद, अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, अगर आप कोई ड्राइंग बना रहे हो छोटी-सी, तो आप उस ड्राइंग में पूरी जान लगाओगे कि ये मैं बना रहा हूँ और मैं अपने घर वालों को दिखाऊँगा, दिखाऊँगी कि भाई देखो कितना अच्छा बना है। तो इसलिए आप पूरे रंग वगैरह अच्छे से भर के इसको बनाते हो। लेकिन उसी जगह पे एक व्यक्ति आपको पूरा, मतलब एक टीम काम कर रही है एक जगह पे, जहाँ पे सभी को अवार्ड मिलेगा, ठीक है? अलग-अलग, मतलब किसी को अवार्ड नहीं मिलेगा, सॉरी, किसी को भी अवार्ड नहीं मिलेगा, बस आपको काम करके देना है। तो क्या आप उस काम में अपनी जान लगाओगे? नहीं लगाओगे। इसी को बोल रहे हैं अलगाव, कि भई आप अपनी इस वस्तु से अलगाव फ़ील करते हो। अब देखो, ऑफ़िस में आप काम करते हो, कोई भी अपने मालिक के लिए काम कर रहे हो, तो जो काम करते हो उसका प्रॉफ़िट आपको नहीं मिलेगा, उस मालिक को मिलेगा। तो इसलिए आप उस चीज़ से अलगाव फ़ील करते हो कि यार ये मैं कर रहा हूँ, प्रॉफ़िट इसको हो रहा है। तो इसको बोलते हैं अलगाव, ठीक है? बाकी इसको पढ़ लेना, ठीक है? सा सिंपल सा लिखा हुआ है। इसमें क्या-क्या आता है मैंने आपको बता दिया है, वैसे ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। दूसरा आता है उत्पाद की प्रक्रिया। प्रक्रिया मैंने आपको बताया अभी भी, जैसे कि जूते के जो अलग-अलग पार्ट्स होते हैं, उसको अलग-अलग व्यक्ति बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया होती है, मतलब एक पार्ट एक बना रहा है, एक पार्ट एक बना रहा है, एक पार्ट एक बना रहा है। उन सभी को जोड़ने का काम एक व्यक्ति कर रहा है। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस, यानी कि एक ही काम को करने के लिए बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने मन लगा के काम नहीं करेगा उसमें। तो ये अलगाव है, अलगाव का ही एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? उसके अलावा लोगों के बीच में अलगाव पैदा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्रियों में कॉम्पिटिशन पैदा किया जाता है वर्कर्स के बीच में कि ज़्यादा काम कौन करेगा, या देखो तुझसे अच्छा काम कर रहा है वो, तू तो काम ही नहीं कर पा रहा है, तो वो कॉम्पिटिशन करेगा उस बंदे के साथ में बैठ के चाय नहीं पिएँगे वो लोग, कॉम्पिटिशन पैदा हो गया। तो ये भी एक तरीके का प्रकार का अलगाव ही है। अ, अंतिम चीज़ है मानव प्रकृति से अलगाव, यानी कि वो मतलब अपने आप को इंसान समझता ही नहीं है, वो सोचता है कि मैं मशीन हूँ। मालिक की नज़र में वो व्यक्ति मशीन है। ठीक है? मतलब अपनी रचनात्मकता का वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाता है, फिर वहाँ पे वो जो बोलता है मालिक वही कर रहा है बेचारा। इसको बेलगाव बोलते हैं, इस वज़ह से भी अलगाव पैदा होता है लोगों में। तो ये रहा आज का आपका लेसन, कैसा लगा वीडियो? ऐसी वीडियोज़ और चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।